लेके बस काला नाग मजनू आला रे मेरी जान करे फरियाद। कह दो कोई निकाले सोनी पंजाबन हीर को, आई अजनबी हसीना पढ़ने बिहार। ओ चली पटाखा आओ फिर, ओ चली पटाखा आओ फिर। याद हो जाएगा, घबराओ मत। याद करना अपना मकसद है, हमें याद होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ईसीएस इन ऑर्डर, बात खत्म। ये सही लगे तो इससे, कोई और तरीका सही लगे तो उससे, याद होना चाहिए। इसके तरीके से हो चाहे उसके तरीके से हो, बस मुझे याद होनी चाहिए, यही मकसद रखना है बस। सबके तरीके अच्छे हैं, जिसका चाहो उसका याद करो। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से ही पढ़ना है बेटा। इस टाइम बहुत कम टाइम रह गया, अब तो बस एग्जाम आने वाला है। धीरे 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 टाइम निकलता जा रहा है, समझ में आ रही है ना? पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहो, जोश में रहो। बिल्कुल भी दिमाग में किसी तरीके का कोई निगेटिव थॉट लाना ही नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बात खत्म। सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस बारे में भी कुछ नहीं सोचेंगे आपको सिर्फ पढ़ना है, बस ये ध्यान रखो। समझ में आ रही है? और छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो, बढ़िया बढ़िया चीजों पर फोकस करो। बड़े बड़े सवालों पर इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कोई सवाल मान लीजिए, कोई लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, 4-5 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उसके अंदर, 3-4 स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसमें उलझो मत, अभी बिल्कुल मत उलझो। प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री में, मेरे सब्जेक्ट के अंदर, आप इन पे ज्यादा फोकस करें और जो एक्स्ट्रा आपके पास है उसे पढ़ें, मना नहीं है, लेकिन पहले उन चीजों को पढ़ें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आने के चांस ज्यादा बन रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको जगह देनी है, उसके बाद उनको, जब ये हो जाए तो उनको भी देख लो आप। हमें कोई मना नहीं, मेरी तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, वो भी चीजें पढ़ सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। लेकिन ये तो आपकी समझदारी की बात, आप खुद सोचिए, क्या अब टाइम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का है? नहीं, अब एक्स्ट्रा पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है। अब तो हमें बस काम की चीजों पे फोकस करने का टाइम बचा है केवल। अब मैं आपके सामने एक और चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लेके आया हूं। अब समझना क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो है ईसीएस को याद करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं। अच्छी बात है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको याद कीजिए। एक तरीका मैं भी बताऊंगा आपको, वो भी आप चाहो तो देख सकते हैं। कुल मिला के बात ये कि ईसीएस याद होनी चाहिए, चाहे इसके तरीके से याद हो चाहे उसके तरीके से याद हो, हमें ईसीएस याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें रटी होनी चाहिए, क्योंकि ईसीएस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार तो और भी पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार तो 1-2 चैप्टर वैसे ही कम हो गए। फिजिकल में कई चैप्टर तो काट दिए। अब बताओ, उन चैप्टर्स को जिनको कम कर दिया है, एनटीए ने हटा दिया है, उन चैप्टर्स का लोड बाकी के चैप्टर्स पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर इस बार क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है इनमें से। तो थोड़ा सा दिमाग से काम करें, स्ट्रेटेजी के साथ काम करें और देखना आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। चलो मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट? एक रिएक्शन दे रखी है F2 की NaI के साथ और रिएक्शन से NaF बन रहा है, I2 निकल रहा है। दूसरे रिएक्शन में Cl2 NaF के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaCl बन रहा है, F2 निकल रहा है। कुल मिला के वो जानना चाहता है कि क्या ये दोनों रिएक्शन हो पाएंगी, क्या इनमें से एक ही हो पाएगी या दोनों ही नहीं हो पाएंगी। इसका पहला ऑप्शन ओनली फर्स्ट होगी, ओनली सेकंड होगी, दोनों हो जाएंगी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी रिएक्शन करेक्ट नहीं है, एक भी सही नहीं है, दोनों ही गलत। अब सवाल तो पूरी तरह से ईसीएस पे बेस्ड है भैया। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे थोड़ा सा तो हमें फोकस करना ही पड़ेगा। चलो इस सवाल को करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते तो हैं आखिर क्या लाए हैं सर हमारे लिए, कौन कौन से क्वेश्चन है उनको देख तो लें। अगला सवाल,
इफ ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस टू इक्वल्स टू 0.76, ओके 0.76। देखो सबसे पहले तो आप ये इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब देना तो उसके साथ एक छोटा सा इक्वेशन देते हैं हाफ रिएक्शन। देखो जेड एन से जेड एन प्लस टू, तो आप सोचा करो कि जेड एन से जेड एन प्लस टू का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये कैटायन बना है। भाई जेड दो इलेक्ट्रॉन देकर, दो इलेक्ट्रॉन निकालकर, अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकालकर जेड प्लस टू बना है। इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, 0 से लेके प्लस टू हो गया, 0 से +1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़े, पहले से ज्यादा हो जाए, तो समझ जाओ उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन दिखाते हुए जो पोटेंशियल दिया गया है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। वो जानना चाहता है कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। चलो करेंगे अभी सवाल को, थोड़ी देर रुक के, लेकिन अगला सवाल पढ़ लेते हैं, आखिर चेक तो करें सर हमारे लिए लाए क्या है इसी से। अगला सवाल, अब ये जैसे दे रखा है वैसे की वैसे है ऐसा नहीं कह रहा मैं, इस टाइप का सवाल आने के चांस है। मैं ये कह रहा हूं आप इनको देख लोगे, इनको समझ लोगे तो फिर वो भी हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है। अगला सवाल, और हो सकता है यही आ जाए। देखो अभी इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। बस मैं वो चीजें आपको डिस्कस करने आया हूं जो आपके लिए जरूरी है, इस बार के लिए जरूरी है, आने वाले नीट के लिए जरूरी है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगला तीसरा सवाल है मेरा। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन इज गिवन बिलो। यानी कि कुछ आपको हाफ रिएक्शंस दे रखी हैं और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP दे रखे। तो क्या करूं, बस ये कह रहा है कि उन SRP को देखो आप, मतलब क्या देखूं, देख लूंगा मैं तो, ये देख लिए। अब देख के क्या करूं, देख के करूं क्या, नीचे पढ़ बेटा, नीचे पढ़, नीचे जा तो सही। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपने जब सबके रिडक्शन पोटेंशियल जब देख ही लिए तो फिर तो आपको ये पता भी लग गया होगा कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फाइनली इन तीनों सवालों को देखने के बाद भैया एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं मैं। इन सभी सवालों को सुनने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ECS समझना जरूरी है। ECS आना जरूरी है। चलो मैं आपको ECS के बारे में बताता हूं छोटी मोटी चीजें। देखो वैसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको आती है कि नहीं आती, मैं तो बस रिवीजन करवा रहा हूं। एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जो जो मैंने लिखा है उनको मत भूलना, बाकी आप चाहे याद करो मत करो मुझे दिक्कत नहीं। सवाल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सवाल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही होगा भैया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। और कैसे इंक्लूड किया गया है? वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और सर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सीरीज उल्टी हो जाएगी, इसमें कौन सी आफत आ रही है, तब भी वो ECS ही मानी जाएगी। लेकिन करना एक ऑर्डर में ही, ऐसे नहीं कि किसी को भी कहीं भी अरेंज कर दिया, वो गलत बात। एक्वस मीडियम में इनको सबके रिडक्शन पोटेंशियल निकाले गए और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के इनको अरेंज कर दिया गया। सर ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाले कैसे? वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल, बात तो सही है यार। ये निकाले कैसे? एक्चुअली SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोथ आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यूज, मतलब दोनों ही कैलकुलेट की गई हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाली गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही ऑब्जर्व की गई। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में सारे के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड्स बना के और उन इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकालना है। अब किसी का रिडक्शन इजी होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा, और किसी का ऑक्सीडेशन होने से पोटेंशियल आता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। लेकिन क्या सर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में कोई
कोई रिलेशन है क्या? आपने कहा कि ये ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे कि आप कह रहे हो कि इनको एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, क्या एसओपी के ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते थे? उसमें भी कर सकते थे। किसने कहा कि एसआरपी में करो, आप एसओपी के में करो, क्योंकि जो वैल्यू इनके एसआरपी की है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है, वही वैल्यू इनके एसओपी की भी है, बस थोड़ा सा फर्क है। एसआरपी की वैल्यू अगर निगेटिव में है तो एसओपी उसका पॉजिटिव में हो जाएगा। एसआरपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो एसओपी उसका निगेटिव हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी जो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होती है वही का वही मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी होता है, बट साइन डिफरेंट होता है। अच्छा, ये कह रहे हो क्या आप? मतलब मान लो सर, मान लो कोई एलिमेंट है, इनमें से कोई एक एलिमेंट है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -x है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? +x। बस इतना ही करना है, और क्या, और क्या। तो भैया ये सवाल तो तुम्हारा वैसे ही हो गया। देख लो, ये कह रहा है कि E0 Zn/Zn2+2 की वैल्यू 0.76 है, मतलब ये तो हो गया एसओपी, ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन तो है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इसका उल्टा माइनस करके ले आओ, -0.76 कर दोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। और आपके इस सवाल का तो जवाब आ गया। इसको E0O यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ये लो भैया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यही है जो दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल इसका निगेटिव हो गया, ये निगेटिव में लिख दिया। ये एक सवाल तो हो गया बाबूजी। हटाओ जी, चलो यार, सांस में सांस आई, एक सवाल तो हुआ कम से कम। अरे रुको बेटा, रुको जरा, अभी तो ईसीएस समझना बाकी है। देखो बेटा, ईसीएस में एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब देखो, कई एलिमेंट्स को आप जब देखेंगे तो बहुत सारे लोग इनके ऑर्डर, जैसे एजी और एचजी है, एचजी कईयों में ऊपर लिखा मिल जाता है, एजी नीचे लिखा मिल जाता है। कोई एलिमेंट नीचे लिख रखा है मैंने, वो किसी में ऊपर लिखा मिल जाता है। आप जब कई लोगों के ऑर्डर देखेंगे ना, आप देखो बहुत सारे ऑनलाइन पड़े हुए हैं ये सब के सब, एसआरपी, एसओपी के ईसीएस ऑर्डर। ईसीएस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी। वो कोई गलत नहीं, वो सब सही है, बस फर्क इतना सा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क होता है। अब जैसे एचजी और एजी की बात करें तो Hg+2 यानी कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दो चीजें होती हैं, तो Hg+1 भी हो सकता है, Hg+2 भी हो सकता है। तो Hg2+2 हो गया तो ये हो गया मर्क्यूरस, और Hg+2 हो गया तो ये हो गया मर्क्यूरिक। दोनों के लिए अलग अलग आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो कभी Hg को ऊपर लिख देते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसको ऊपर लिख दिया गया हो, इसलिए गलत वो भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है। Ag, Hg, Pd ये भी ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कि भाई वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, उसके हिसाब से उसका एसआरपी और एसओपी भी चेंज हो सकता है। वो क्रम में, ऑर्डर में ऊपर नीचे आ सकता है। इसलिए अब जो मैंने लिखा है वो इस ऑर्डर को लिखिए। ज्यादातर यही ऑर्डर जो है अपने काम में आता है, जो अपने सिलेबस में ना, वो तो ये ऑर्डर है। ठीक है, आप तो इस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। सवाल के ये जो ऑर्डर, अब इस ऑर्डर को याद करने के कई तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से कराते हैं और सबके तरीके अच्छे हैं, नो डाउट, कोई बुरा तरीका नहीं है। बस अच्छा और बुरा तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उसे याद होता है कि नहीं। मान लीजिए मैं कोई तरीका आपको बताऊं कि सीरीज को ऐसे याद कर लो और तुम्हें समझ में नहीं आया तो बकवास है मेरा तरीका, फिर तो क्या लेना देना इस तरीके का, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। अरे बच्चे को याद होना जरूरी है। अब चाहे किसी के भी तरीके से याद हो, आपको ये ईसीएस याद करनी है। मैंने भी एक तरीका छोटा सा बना रखा है बेटा, एक बार देख लीजिए। लेके बस काला नाग मजनू आला रे, लेके बस काला नाग मजनू आला रे, मेरी जान करे फरियाद, कह दो कोई निकाले सोनी पंजाबन हीर को, आई अजनबी हसीना पढ़ने बिहार, ओ चली पटाखा आओ फिर, ओ चली पटाखा आओ फिर। अब मैं एक एक को दिखाता हूं आपको। ले लिथियम, के पोटेशियम, बस बीए काला,
CA नाग, नाग नाग जानते हो, नाग NA, मजनू MG, आलारे AL। अरे हिंट ही तो चाहिए अपने को, वहां पे हिंट की तो जरूरत पड़ती है कि यार ये ऊपर था कि ये ऊपर था, ECS में ये नीचे आ रहा था कि ये नीचे आ रहा था। हिंट इससे मिल जाएगा, जो भी तरीका आप याद कर रखे उससे हिंट मिल जाएगा। आपको ये अच्छा लगे तो ये कर ले। मेरी, देखो आला रे के बाद मेरी MN, जान ZN, करे सिया, फरियाद FE। आ रही है समझ? कह दो CD, कैडमियम, कह दो कोई CO, निकाले NI, सोनी, सोनी पंजाबन हीर को, सोनी पंजाबन हीर को, सोनी SN, पंजाबन, पंजाबन PB, हीर H भी लिख सकते हो, H2 भी लिख सकते हो, ठीक है। H को CU हीर को, CU बिहार, हीर को यहां आ गया। अब आई अजनबी हसीना, देखो आई अजनबी AG, हसीना HG, पढ़ने PD, बिहार BR। ओ चली पटक्का आओ फिर O2, चली CL, पटाखा PT, आओ AU, फिर F2। याद रह जाएगी क्या? वापस सुन लो। लेके बस काला नाग, मजनू आला रे, मेरी जान करे फरियाद, कह दो कोई निकाले सोनी पंजाबन हीर को, आई अजनबी हसीना पढ़ने बिहार। ओ चली पटाखा आओ फिर, ओ चली पटाखा आओ फिर। याद हो जाएगा, घबराओ मत, याद करना अपना मकसद है, हमें याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ECS इन ऑर्डर, बात खत्म। ये सही लगे तो इससे, कोई और तरीका सही लगे तो उससे, याद होना चाहिए, इसके तरीके से हो चाहे उसके तरीके से हो, बस मुझे याद होनी चाहिए, यही मकसद रखना है बस। सबके तरीके अच्छे हैं, जिसका चाहो उसका याद करो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब काम की बात सुनो, वो तो याद हो गई आपको, हो जाएगी। पहली चीज, अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर ECS। या असर्शन रीजन में कोई सवाल बन के आ जाए, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में कोई सवाल बन के आ जाए, आ जाता है ना, आते हैं ना, आए हैं ना खूब पहले भी। द इलेक्ट्रोड हुज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस एक्ट एज एनोड। क्या मतलब हुआ भैया? ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऊपर के जो हैं उनका तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है और नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यही मतलब हुआ ना इसका। ऊपर वालों का SRP, बाबा जी SRP निगेटिव में रहता है, अब H के नीचे जाओगे तो उनका SRP पॉजिटिव में हो जाता है, क्योंकि ऊपर वालों का SRP कम और नीचे वालों का ज्यादा, क्योंकि ऊपर से नीचे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP अरेंज किए गए हैं। तो जिनके SRP कम है उनके एनोड बनते हैं और जिनके SRP ज्यादा है उनके कैथोड बनते हैं। The electrodes whose standard reduction potential is less act as anode। मान लीजिए आपके सामने दो एलिमेंट आ गए या दो मेटल आ गए या दो इलेक्ट्रोड आपके सामने आ गए, आपको कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन? आपको कैसे पता लगेगा इनमें से कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड? तो चेक कर लेना, सबसे पहले उनकी पोजीशन देखना। सपोज दैट मेरे सामने Zn है एक तो, और एक मेरे सामने कॉपर है,
मैंने एक इलेक्ट्रोड जिंक का, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का लगा बना के और लगा दिया सेल के अंदर। अब बताइए मुझे, जिंक और कॉपर की पोजीशन देख के बताइए कौन ऊपर है, जिंक कौन नीचे है? कॉपर। जो ऊपर वाला है वो एनोड बनेगा, जो नीचे वाला है वो कैथोड बनेगा। ऐसे रट लो, ऊपर वाले एनोड, नीचे वाले कैथोड। ऊपर वाला एनोड बनेगा, नीचे वाला कैथोड बनेगा, बात खत्म। एलिमेंट्स नियर द टॉप ऑफ सीरीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऊपर वाले पॉजिटिव बनाना पसंद करते हैं, मतलब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाती और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर कैटायन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, एनायन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर भैया मेटेलिक टेंडेंसी कम होती है, नॉन मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी होती है। तो ऊपर वाले मेटल और नीचे वाले नॉन मेटल, मेटेलिक टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटती जा रही है, नॉन मेटेलिक टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे घटती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? लिखो हल्का, आ जाओ। मेटल्स नियर द टॉप ऑफ द सीरीज कैन डिस्प्लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाय गॉड, लाइन को सुन लो और फिर मेरी सुन लो। लाइन कह रही है कि ऊपर वाले अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट से। Metals near the top of the series can displace more electronegative elements below them from their salt. Oh my God, का कहना चाहता है ये इतनी सी बात समझाना चाहता है कि जिनमें ताकत होती है, जो ऊपर वाले होते हैं, जिनकी पोस्ट ऊपर होती है, वो अपने नीचे वालों को लत मार के बाहर निकाल सकते हैं। चल निकल यहां से, ये कहना चाहता है ये। बस थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में कह रहा है, शर्मा रहा है। जरा समझना, क्या दुनिया में आपने देखा नहीं, एक ताकतवर अपने से वीक, अपने से दुर्बल आदमी को हटा देता है रास्ते से, ऊपर वाले अपने नीचे वालों को भगा देते हैं, चल निकल यहां से। वही है यहां भी, एक ऊपर वाला एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से बाहर निकाल सकता है। निकल यहां से। जरा एग्जाम्पल से समझ। मैंने AgNO3 यानी Ag का सॉल्ट लिया है, AgNO3 की रिएक्शन कॉपर से कराई। अब देखा मैंने AgNO3, भैया Ag है कहां, Ag है कहां? अरे Ag तो ये रहा, और कॉपर कहां है बे? कॉपर ये रहा। तो Ag नीचे, कॉपर ऊपर। भैया वापस आ जाओ, AgNO3 की कॉपर से रिएक्शन हो रही है। Ag कहां है? Ag ये रहा। कॉपर कहां है? कॉपर ये रहा। तो कौन ऊपर है? कॉपर ऊपर है ना। तो ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से लात मार के बाहर निकाल सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ECS। तभी तो कॉपर ने Ag को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और खुद जुड़ गया नाइट्रो के साथ। ओ माय गॉड, नाइट्रेट बना लिया खुद ने। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गया, दूसरी रिएक्शन देखी, तो जरा देखना बेटा, कॉपर सल्फेट की जब Ag से रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट की जब Ag से रिएक्शन हुई तो कुछ हुआ ही नहीं बाबूजी, सब बेवकूफ बना दिए। कछु ना हुआ, Ag की औकात ही नहीं है कॉपर को बाहर निकाल देने की। क्यों? क्योंकि कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, Ag ये रहा। भाऊ देखो, CuSO4 Ag, ये तो रहा कॉपर, ये रहा Ag। अब Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है। Ag में ताकत है क्या इतनी?
बताया ना कॉन्सेप्ट में, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट में से। AgCuSO4 में से Cu को नहीं हटा सकता। इट मींस ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। भाई साहब ये तो है मेटल्स के लिए। अब मैं जरा नॉन मेटल्स के लिए भी बता देता हूं आपको, जो एनायन बनाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मेटल्स में मैंने बोला ना, यानी जिनके SRP कम है उनकी बात की मैंने, तो क्या बोला, ऊपर वाले नीचे वाले को। अब नॉन मेटल्स की बात करता हूं, नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है। यानी कि F2 की रिएक्शन अगर Cl के किसी सॉल्ट से कराऊं तो F2Cl को रिप्लेस कर सकती है, नीचे वाली ऊपर वाली को रिप्लेस कर सकती है। कैटायंस में ऊपर वालों में तो, कैटायंस में तो यानी कि जो मेटल्स हैं उनमें तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है, और नॉन मेटल्स में यानी एनायंस में नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। आओ जरा इस सवाल को देखते हैं। मैंने F2 का रिएक्शन नाई से कराया, NaI से कराया। F2 का रिएक्शन NaI से कराया और देखा कि NaF बन गया, F ने I को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया वहां से, चल निकल यहां से, मैं लगूंगी अब Na के साथ। अब एक बात सोच के बताइए मुझे, ये F2 और ये I, जरा इधर देखना, F2 और I की पोजीशन क्या है। ओ माय गॉड, ये रही I और ये रही F, तो भैया नीचे वाली ऊपर वाली को डिस्प्लेस कर सकती है, यही बोला है मैंने, यही बोला है मैंने, देख लीजिए ऐसा का ऐसा ही। मेटल्स में तो ये लिखा हुआ है, और नॉन मेटल्स के लिए मैंने बोला है कि नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या F2 NaI में से I को डिस्प्लेस करके I2 नहीं बना देगी? बना देगी, लेकिन क्या Cl2 की औकात है जो F को निकाल दे? नो, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। इसका मतलब ओनली फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। ये भी हुई गवा, ये भी हुई गवा मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं अगले लाइन की ओर। आगे सुन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अबे कहना क्या चाहते हो? सुनो तो सही, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर जो, अच्छा इनकी बात चल रही है क्या? हाँ 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 बेटा, इन्हीं की बात चल रही है। जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनकी रिएक्शन अगर आपने किसी डाइल्यूट एसिड के साथ कराई तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करवा देंगे, H2 छोड़ देंगे, H2 बना देंगे। और गुरुजी नीचे वाले की करा दी तो फिर H2 नहीं निकलेगी। समझे कुछ? जरा एग्जाम्पल पर गौर फरमाए। एक बात बताइए मुझे, ये तो आपको पता लगी जाएगा ना, H के ऊपर कौन है, H के नीचे कौन है, ECS को याद करके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराई, बताइए H2 निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं, H2 निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सर निकलेगी। कैसे बताया? सर आपने लिख तो रखा है, ये निकल रही है ना। अरे ऐसे देख के टीप के नहीं बताना है, कॉन्सेप्ट से बता। ओ कॉन्सेप्ट से, तो सर एक बात बताइए, अभी तो आपने कहा जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद है, तो सोडियम तो ऊपर ही है ना, ये रही ना, तो सोडियम की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से कराऊंगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, आप ही ने तो बोला। और अगर कॉपर से कराई, देखो कॉपर H के नीचे आ रहा है, ये कॉपर नीचे है, अब अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराऊंगा तो H2 नहीं निकलेगी, ध्यान रखें। अब आप कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं यूं ही समझा रहा हूं, यूं ही चिल्ला रहा हूं, या तुम कुछ समझ भी रहे हो? है जी, समझ भी रहे हो या मैं यूं ही चिल्ला रहा हूं? आगे देखो, एक और लाइन सुनो, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी इनमें से, पूरी ECS कंप्लीट हो जाएगी इससे, एक सवाल गलत नहीं होगा ECS से अगर आ गया तो।
अगला सवाल, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स इन द अपर साइड ऑफ ECS आर स्ट्रांगली बेसिक। ये कह रहा है ऊपर वालों के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, नीचे चलते जाओ नीचे चलते जाओ नीचे चलते जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी और नीचे वालों के हाइड्रोक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। जैसे Cl का हाइड्रोक्साइड HOCl एसिडिक होता है, F का हाइड्रोक्साइड HOF एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोक्साइड्स अगर इनके बनाए तो ऊपर वालों के हाइड्रोक्साइड बेसिक, नीचे वालों की हाइड्रोक्साइड की बेसिक टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, एसिडिक टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है, द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बताया ना, ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ेगी और मेटल्स की रिएक्टिविटी घटेगी, बता दिया मैंने आपको पहले। द मेटल्स विच कम बिलो कॉपर, जो कॉपर से नीचे आते हैं, कॉपर के नीचे जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहा, जो कॉपर के नीचे आते हैं अनस्टेबल होते हैं भाई, अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब उनके ऑक्साइड अच्छे नहीं होते और थोड़ा सा हीट देके आप उनको तोड़ सकते हो। दीज आर डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, आप गर्म करो टूट गया, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। कुछ आ रहा है समझ में? किसकी बात कर रहा है? कॉपर के नीचे वालों की। द मेटल्स विच कम बिलो कॉपर फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड, दीज आर डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, आप गर्म करोगे टूट जाएंगे। अगला सवाल, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और क्या? ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ती है भैया, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटती है। सही तो बोल रहा है, इसमें आंख निकालने की या करने की जरूरत क्या है? सही तो बोल रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर SRP घट रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को तो क्या कहते हैं? कहाँ है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहते हैं। तो भैया रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ओके, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। बात क्लियर हो गई? शाबाश। अगली लाइन, नॉन मेटल्स विद हायर SRP, नॉन मेटल में नीचे वालों की बात कर रहा हूं, नॉन मेटल विद हायर SRP कैन डिस्प्लेस एनायन ऑफ लोअर SRP। तो मैंने बोला ना, अरे इसकी भाषा क्यों सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, ऊपर वाले मेटल अपने नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं और नीचे वाले नॉन मेटल अपने ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट से, फ्रॉम देयर सॉल्ट। आई समझ में बेटा? और लास्ट में एक चीज लिखी है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप निकालें तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब ERP हमेशा कैथोड का ज्यादा होता है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, बताया ना, ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ता है, SRP बढ़ता है तो ऊपर वाले एनोड बनते हैं, नीचे वाले कैथोड बनते हैं, तो ऊपर वालों का SRP कम, नीचे वालों का SRP ज्यादा, यानी कैथोड में से एनोड को, कैथोड में से एनोड को, कैथोड में से एनोड को माइनस करना है। कैथोड के अंदर जो ERP है उसमें से एनोड के ERP को घटाना है। ध्यान रखो, सीधी सी बात है, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए बात करना, इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। किसी भी सेल का E निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव होगा तो मतलब वर्किंग करेगा क्या? बात क्लियर हो गई? अगला सवाल, लास्ट सवाल देख लीजिए। ECS मैं बता चुका हूं, जो मैंने बताया है ना बेटा, बहुत अच्छे से पूरे हंसते हंसते खेलते खेलते याद करना, याद हो जाएगा। कोई टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ने वाले कभी सफल नहीं हो। एंटरटेनिंग माहौल में पढ़ो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। हंसने से, मुस्कुराने से, खुश रहने से दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ती है, माइंड अच्छा काम करता है। और आप टेंशन में पढ़ोगे तो आधी चीजें याद रहेगी, आधी भूल जाएगी, आप इतनी ज्यादा हेजिटेशन में आ जाओगे। बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, पढ़ते जाओ, अपने आप खुशी मिलती चली जाएगी और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने वाली, चिंता ना करें। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, मैंने इन तीनों चारों के रिडक्शन पोटेंशियल देख लिए, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भैया
ओ भैया, ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताया था ना। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो आप गौर से देखिए, ऊपर वालों का एसआरपी कम है, नीचे वालों का एसआरपी ज्यादा है। तो इनमें से चेक कर लीजिए किसका एसआरपी सबसे कम। जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैंने चेक किया, -0.76, -0.74, 0.34। अब देखो ये तो हो नहीं सकते भाई साहब, ये तो प्लस में है, एसआरपी ज्यादा है। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है? ये है ना ऊपर वाला 0.76 माइनस का। इसलिए जिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑल ऑप्शंस। एनी डाउट? अच्छे से याद करो, घबराओ मत, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आराम से पढ़िए, एक बार दो बार में इसको याद कीजिए, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं। और फटाफट से इसको देख के पढ़ के और मोबाइल बंद कर दीजिए। यूं नहीं कि लगे रहो मोबाइल में ही, परीक्षा आ रही है, एग्जाम आ रहा है। अब चीज समझ लो और समझने के बाद अलग बैठो, अपने मोबाइल को रख दो, हो गया भाई काम अपना, अब अपन पढ़ रहे हैं बस। दिन भर मोबाइल में नहीं लगे रहना है बेटा। मोबाइल ठीक है, अब आजकल हमको इन चीजों का यूज करना पड़ता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है मान लो, तो आप देख रहे हैं मोबाइल, ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम मोबाइल पे इसको पढ़ लिए, इसके बाद फिर साहब उसमें चैट करने लग गए, उसमें शॉर्ट्स देख रहे हैं, मतलब दुनिया भर की चीजें, क्या लेना देना है हमसे बेटा। अब एग्जाम का टाइम है, इन स्टूपिड बॉक्सेस से दूर रहो, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इनसे बिल्कुल दूर रहना है। बस अपनी क्लास को देखना है, क्लास को देखने के बाद जो काम की चीज लगी उसको नोट करो, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करो, और छोड़ दो, इसको बंद कर दो, बाद में देखेंगे, ऐसे टाइम फिक्स कर लो अपना। वैसे देखो, जब तक क्लास देख रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्लास देखने के बाद अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल फालतू की चीजों में कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आप अपना टाइम किल कर रहे हैं बेटा। आप मोबाइल पे अपनी क्लास देख लिए, देखने के बाद जब समझ में आ गया तो आप इसको बंद कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है बेटा, अगले सवाल के लिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तो बेटा एजी और एच में तुमको वो गाना सिखाया था ना मैंने, अरे तुमको गाना सिखाया था कि नहीं मैंने? लेके बस काला नाग मजनू आला, बस हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक सवाल और आ रहा है आपके सामने, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। टाइम खराब नहीं करेंगे, समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपका समय बचाने के लिए बहुत सारी चीजें खुद पहले से लिख लेता हूं कि भाई टाइम लिखने में ज्यादा ना लगे और वीडियो छोटा बने, और बच्चों को छोटे वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगा कि कम टाइम में क्वेश्चंस मिल जाए। शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, E0 Zn से Zn+2 बन रहा है, और Zn से Zn+2 बनाने के बाद ये कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0.76 है। इसको यूज किया गया है शी के साथ, शी बेटा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम आपको अभी थोड़ी देर में शी से मिलाएंगे। देन फाइंड आउट द E0 सेल। शी आखिर है क्या? पहले तो शी का पता लगाएं, उसके बाद हम सवाल करें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम शी कहते हैं, ये इस तरीके की डिजाइन होती है। देखो अब मैं आपको इसको समझाऊंगा नहीं, देखो ये आपको थ्योरी पता है और आपने साल काफी निकल गया है, इतने निकलने के बाद कम से कम शी क्या है ये चीजें तो पढ़ ली होंगी। शॉर्ट में जो काम की चीजें वो रिपीट फटाफट से कर रहा हूं। शी का डिजाइन देख लीजिए, तो कोई चित्र तो आपसे बनवाया लेकिन नहीं कि भाई शी का डायग्राम बनाइए, तो ये तो आने से रहा कि आपसे कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाइए, वो पूछेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसमें कॉपर वायर लगा हुआ है, HCl सॉल्यूशन भरा है, प्लेटिनम ब्लैक को यहाँ कॉपर वायर के साथ लटकाया हुआ है, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, तो HCl और H2 दोनों चीजें मौजूद है यहाँ पर। अब क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो 0 होता है H का। आपने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताई थी तो उसमें बताया था कि H बीच में आता है लगभग, तो ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपर वाले निगेटिव, नीचे वाले पॉजिटिव वाले होता है, H का 0 होता है स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
अब आप जीरो ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो और जीरो ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो। मतलब एसआरपी और एसओपी दोनों ही जीरो, क्योंकि वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है ना, साइन ही तो बदलता है, तो जीरो का तो काहे का साइन बदलोगे आप। इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जीरो है ना, इसका SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जीरो है, तो आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो इसको, ऊपर वालों के साथ भी नीचे वालों के साथ भी। इसकी खासियत है कि ये जिसके साथ यूज होती है उसी के हिसाब से ढल जाती है। शी की बात चल रही, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब अगर मान लीजिए आप एनोड के साथ इसको यूज कर रहे हो तो ये कैथोड बन जाएगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दो हाफ बीकर्स होते हैं, एक बीकर इधर एक बीकर इधर, ऐसे ही तो होता है। एक बीकर इधर लग गया, एक बीकर इधर लग गया, और इधर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इधर भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, ये तो करते हैं। और अंदर जो सॉल्ट भरा होता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये अनाप शनाप नहीं होता कि कोई भी सॉल्ट लाके भर दिया। ऐसे सॉल्ट भरते हैं जिनके अंदर कैटायन और एनायन की जो मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है, जो चलने की रेट है, वो तेज हो, अच्छी खासी हो। हर किसी को यहाँ यूज नहीं करेंगे, कुछ ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, फिर इनको ऊपर जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दिया। अब इसके बाद यहां एक इलेक्ट्रोलाइट, यहां दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका यानी कि यहां जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसी के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जैसे जिंक लिया है तो जिंक सल्फेट लेना है, कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट लेना है। ऐसे एक आपको इलेक्ट्रोड यहां लेना है जो कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का काम कर जाएगा, ये चीजें हैं। तो मैं EC यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ECC और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ELC, दोनों का डिफरेंस अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर बाद मैं अगली क्लास में या इसी क्लास में बता दूंगा। तो इस तरीके का सेल होता है। अब इसके बारे में पूरा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एनोड पर तो एक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा कुछ चलता है। तो वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं उसकी। तो मैंने कहा कि एक बीकर जो है उसमें मैंने शी लगा दिया, एक बीकर में ये लगा दिया, इसको इसकी जगह सेट कर दिया। अब अगर ये एनोड है तो ये शी कैथोड का काम कर जाएगी, और अगर ये कैथोड है तो फिर शी एनोड का काम कर जाएगा। ये कहना चाहता हूं मैं कि यानी कि शी जो है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। आप इसको दोनों की तरह यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड। अगर ये एनोड है तो फिर क्या होगा, H से H प्लस बनेगा, यानी H2 का H प्लस में कन्वर्जन हो जाएगा। कहने का मतलब H2 कन्वर्ट इंटू 2H प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, ऑक्सीडेशन हो गया बाय गॉड, सीधी सी बात है। H2 H प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अगर ये कैथोड का काम करेगा तो 2H प्लस कन्वर्ट इनटू H2, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेगा। यानी कि ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। जब ये करेगा तब तो ये एनोड का काम करेगा, जब ये काम करेगा तब ये कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह यूज किया जा रहा होगा। आप इसको दोनों ही तरह यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला गया। तो ये एक छोटी सी बात है आपको याद रखनी, यानी कि ये ऑक्सीडेशन सेल की तरह भी काम कर सकती है और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। पहली चीज क्लियर होगी। इसका अब यूज कर रहा हूं मैं यहां। सवाल कह रहा है कि E0 Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2। अब देखो ये क्या दे रखा है, आप खुद सोचो दिमाग से कि Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब शी यहां किसका काम करेगा, शी यहां किसका काम करेगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो शी रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा आपको आराम से। समझ में आ रहा है। Zn से Zn प्लस 2 बन गया तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और शी आपको दे देगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0, शी के लिए तो पोटेंशियल दोनों ही 0 होता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि देन फाइंड आउट द E0 सेल, तो निकाल लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है। E0 सेल निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो बहुत फॉर्मूला है, आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, लेकिन आप ज्यादातर इसी का इस्तेमाल किया करो। आप रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड का है
उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दिया करो, कैथोड में से एनोड के को माइनस कर दो, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड का कम होता है, तो ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो बताइए मेरा बच्चा, बताइए मेरा बच्चा, बताइए मेरा बच्चा, ERP कैथोड का कितना है? कैथोड, ये रहा कैथोड, ये रहा कैथोड। सी का तो कैथोड बन गया क्योंकि ये एनोड है, जब ये एनोड है तो वो कैथोड हो गया। तो सी का कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है साहब? 0 लगा बेटा, 0 लगा, 0 लगा दे मेरा बेटा, 0 लगा दे। अब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले गया, देखो रिडक्शन पोटेंशियल, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी आंसर ला सकते थे, आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी ला सकते हैं। एक का आप रिडक्शन पोटेंशियल ले ले, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले ले, तो भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो एक ही तरीका याद रखो कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा में से रिडक्शन पोटेंशियल कम को माइनस करना है हमेशा। ज्यादा वाले रिडक्शन पोटेंशियल में से कम वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है हमेशा। कैथोड का हमेशा ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है, बात खत्म। लेकिन सर यहां तो Zn का तो आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल दे ही नहीं रखा। आप कह रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल लाओ, रिडक्शन पोटेंशियल लाओ, कहां से लाऊं रिडक्शन पोटेंशियल गुरुदेव? यहां तो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अरे तो बदलना नहीं सिखाया था क्या मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन बदल दे, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। मैंने इसका साइन बदला तो आ गया -0.76। अब बाबूजी माइनस माइनस प्लस आएगा तो आंसर आपका 0.76 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। और सीधी सी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है, जब भी शी के साथ यूज करो ना, जब भी शी के साथ यूज करो तो जो भी पोटेंशियल आपको वैल्यू दे रखी है वही आंसर बनेगा पॉजिटिव में, क्योंकि ई सेल हमेशा प्लस में ही आता है। तो क्योंकि जीरो का तो कोई इफेक्ट प्लस माइनस में होना नहीं है, जीरो का क्या कर लोगे? जीरो को जोड़ के क्या उखाड़ लोगे? जीरो को घटा के क्या निकाल लोगे? कुछ नहीं, जीरो तो जीरो है ना। इसलिए जो वैल्यू आपको दे रखी है वही आपका आंसर होगा। आप सीधा सीधा ऐसे लाया करो ना आंसर, क्यों इतनी मेहनत करते हो? और गुरुजी कभी मेरा आंसर माइनस में आ गया तो, माइनस में आ गया तो तेरा गलत आ रहा है, माइनस में आ नहीं सकता। हंसने की जरूरत नहीं बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ, अगला सवाल कराता हूं। चल भाई इधर से आप भी निकलो, आप भी निकलो भैया, जगह तो खाली करो, और भी तो लोग आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि Zn से Cu की रिएक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक तरफ जिंक लगा हुआ है, एक तरफ कॉपर लगा हुआ है। तो जिंक के इलेक्ट्रोड का तो क्या हो रहा है? जिंक +2 में कन्वर्जन हो रहा है, और कॉपर जो है Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो Zn से Zn+2 का बनना ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और Cu+2 से Cu का बनना ये हो गया रिडक्शन मेरा बेटा। चाहते क्या हो? What would be the effect on ECl? मतलब सेल के ई पर, यानी कि ये जो सेल आप जिसमें सेल रिएक्शन बनी है उस सेल का ई सेल जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसका किसका इफेक्ट चाहता है? Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चाहिए मुझे। ओ माय गॉड, ऐसे भी सवाल आते हैं। यस, अगर मैं Zn+2 एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, एक्टिव मास बढ़ा दूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया ये कैसे होगा? इसके लिए आपको नर्न्स्ट इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा, और नर्न्स्ट इक्वेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, सबको आता होगा। आई होप, मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को नर्न्स्ट इक्वेशन नहीं आती होगी, फिर भी मैं बता देता हूं। नर्न्स्ट इक्वेशन है क्या? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि किसी सेल के ईएमएफ पर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट चेक करने के लिए नर्न्स्ट की इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन बनी इससे, ΔG = ΔG0 RT log EK। इसको डिराइव किया, ΔG की वैल्यू होती है NFE,
माइनस NFE होती है ना, तो यहां भी NFE लगा, यहां भी माइनस NFE लगा, ऐसे लगा के और मैंने इससे ये बना लिया। देखो डेरिवेशन नहीं करूंगा बाय गॉड, क्या जरूरत पड़ रही है? कौन पूछ रहा है तुमसे? पहली बात तो कौन पूछ रहा है, दूसरी बात ये क्यों बताऊं मैं अब इस टाइम है? इस टाइम एग्जाम का टाइम आ गया, अब मैं ये डेरिवेशन कराऊं? आगे बढ़ो। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन log 10k, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद करना है हमें। देखो सवालों में कैलकुलेशन करते टाइम कई बार 0.06 भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर ऑप्शन बिल्कुल अप्रोक्सीमेट इक्वल दे रखे हो ना, बिल्कुल वैल्यू लगभग लगभग समान दे रखी हो, तो ये पूरी एक्यूरेट वैल्यू ही लेना, आंसर में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल देखे हैं जहां अपन 0.06 ले लेते हैं और आंसर तक ही नहीं पहुंच पाते। ये मैं बहुत ही राज की बात बता रहा हूं आपको। 0.06 ले लेना, मना नहीं है, मना नहीं है। 0.06 लेना, नीचे n लेना, n का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कर लेना आराम से। लेकिन ये तभी करना जब ऑप्शंस डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस पे हो, यानी ऑप्शंस में जो आंसर दे रखे हैं उनके बीच अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यूज ना हो, नहीं तो ऑप्शन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरी एक्यूरेट वैल्यू लेना अगर ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं तो। 4 ऑप्शन आते हैं ना आंसर के, अरे किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे कि नहीं आएंगे तुम्हारे पास? मैं उन 4 ऑप्शंस के अंदर देखने की कह रहा हूं, उनके आंसर्स में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तब तो आप अप्रोक्सीमेट ले लेना, और डिफरेंस ना हो तो फिर आप एक्यूरेसी के साथ वैल्यू लेके यूज करना। के क्या है? के वही है, के वही है क्या? के कह दो चाहे क्यू कह दो, के वही है जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखें, एक्टिव मास का मतलब यहां पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है। ध्यान रखना, अगर कोई गैस दे रखी हो तो पार्शियल प्रेशर यूज करना, और अगर कोई लिक्विड दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है उसकी, तो एक्टिव मास यूज कर लेना, कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास की तरह यूज कर लेना। जनरली एक्टिव मास को बच्चा है ना कंसंट्रेशन समझता है, अरे पार्शियल प्रेशर को भी एक्टिव मास की तरह यूज किया जाता है जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, वहां देखना उसको। प्योर सॉलिड लिक्विड के लिए आपको ये यूनिट मानना है, वैल्यू एक्टिव मास की हमेशा 1 माननी है। डन। अब आइए इस सवाल को करते हैं। कैसे सर? जैसी ये इक्वेशन है ना, वैसी की वैसी इक्वेशन बनाओ इस रिएक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना, सेल रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ये बनाओ नॉन इक्वेशन। तो भाई ई सेल लिख दिया, देखो ये ई सेल, मैंने भी ई सेल लिख दिया, ये ई नॉट सेल, मैंने भी ई नॉट सेल लिख दिया। देख लो जैसे है वैसे ही कर रहा हूं। फिर 0.059, मैंने 0.059 लिख दिया। नीचे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने देखा Zn से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेज आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 2, मैंने 2 लिख दिया। अब चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, क्योंकि जितने दिए जाएंगे उतने लिए भी जाएंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कोई देने वाला 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाले को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए आपको। ओके, एन की वैल्यू 2, लोग लगा दो। अब मुझे के बनाना है, के के लिए मुझे ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड देखो, सॉलिड तो आप ले नहीं सकते, इसको तो यूनिट मान के छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए Zn, इधर से आप Cu ले लीजिए। समझ में आ रहा है? प्योर लिक्विड और सॉलिड का यूनिट क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीजन है, आप देख लेना, थ्योरी एक बार देख लेना उसकी, छोटी सी है, ज्यादा परेशान मत होना उसमें, लेकिन देख लेना, रीजन आ जाता है कई बार। अब आगे आ गया इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं कह रहा हूं कि अगर Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, जैसा कि सवाल कह रहा है, समझना, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं मतलब मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, समझ लो बात को। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जब ये वैल्यू ऊपर वाली ज्यादा हो जाएगी तो नीचे वाली और ऊपर वाली वैल्यू को काटने पर ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ज्यादा आएगी ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, ये ज्यादा कर दोगे, ये कमी रह जाएगी, तो ये ज्यादा हो गई, ये कम रह गई, तो इससे जब इसको काटोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? और जब ये ज्यादा आएगी तो फिर ये भी ज्यादा हो जाएगी, जब ये ज्यादा हो जाएगी तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी ज्यादा हो जाएगी, ये पूरी यहां से यहां तक ज्यादा हो जाएगी। जब ये पूरी ज्यादा हो जाएगी तो इसमें से माइनस होने वाला पार्ट ज्यादा हो गया, ज्यादा चीज माइनस होगी, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा मैग्नीट्यूड माइनस होगा। जब इसमें से ज्यादा माइनस होगा तो ये कम बचेगा ना बेटा। अरे जब ये ज्यादा हो जाएगा तो माइनस होने वाला, सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट ज्यादा हो गया, तो इसमें से
इसको घटाओगे हटाओगे तो ये वैल्यू कम बचेगी ना, इसका मतलब Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इफेक्ट ऑन ई सेल डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। का समझे? अरे का समझे? इसी तरह Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखो, देखो मैं इसका भी समझाया था, एक का और समझ लो फिर बाकी तो अपने आप हो जाएंगे। मान लो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी बढ़ा दो, तो क्या होगा, इसकी बढ़ाओगे वो तो कम रह गई, ये ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू कम आएगी। जब ये कम आएगी तो ये भी कम हो जाएगी, जब ये कम हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, जब ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी तो घटने वाला हिस्सा कम हो गया, इसमें से कम वैल्यू घटेगी, इसमें से कम वैल्यू घटेगी या हटेगी तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये लो ई सेल ज्यादा हो गया। ऐसे देख लेना, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ER एंड pH फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इफ pH2 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुका है पहले, मैं आपको बता दूं पहले से। ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी बना सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दे pH पूछ ले, या pH दे दे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ ले, या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे दे ER पूछ ले। ER यानी रिडक्शन पोटेंशियल, EO यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसका साइन बदल दोगे तो EO यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ER इक्वल्स टू -0.06 pH तो EO इक्वल्स टू +0.06 pH हो जाएगा। मैंने तीनों तरीके बता दिए, सीधा का सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, दूसरा pH देके ER पूछा जा सकता है या EO पूछा जा सकता है, और तीसरा H+ या OH- की कॉन्सेंट्रेशन देके भी आपसे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जा सकता है। एक और तरीका, ER और EO दे दे, ER दे दे या EO दे दे और pH पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। अब वो कैसे भी कर सकता है, इंपॉर्टेंट है हाई लेवल पे इस बात का ध्यान रखना। सर ये आया कैसे? सही बात, आया कैसे देखो, समझ लो आया कैसे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि डेरिवेशन कोई नहीं कराएगा, हमें याद तो फॉर्मूला करना है और अब डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करो, जो चीजें भूलते हो उनको एक नोट करो एक पेज पर कि भाई ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल जाता हूं, उनको एक पेज पे नोट करके चिपका लो दीवार पे, जहां बैठ के पढ़ते हो वहां दीवार पे चिपका लो और बार बार उनको देखो, बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना ही अच्छा, उतनी जल्दी याद हो जाएगा। अरे किसी चीज को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगी ना अपने आप ही। यही तरीका है, विजन के लिए रिवीजन की जरूरत होती है। आप रिवीजन कीजिए बार बार चीजों का, बहुत कम टाइम है, बार बार देखते रहोगे। अब तो देखो एग्जाम का टाइम आने वाला है, आपके सामने रखोगे चीजों को, सामने दीवार पे चिपका दीजिए, बार बार अपने आप ही दिखती रहेगी, बार बार रिमाइंड करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, चीजें याद होती चली जाएगी, रट जाएगी, आप चिंता मत करो। और जब वहां 4 ऑप्शन आएंगे ना तो याद आ जाएगी, घबराओ मत, 4 ऑप्शन आते हैं, चिंता मत करो, थोड़ा बहुत भी याद है ना तो आइडिया लग जाता है कि ये आंसर आएगा। किया क्या, रिडक्शन पोटेंशियल और pH में रिलेशन चाहिए ना, हाँ साहब, तो एक काम करो, रिडक्शन की रिएक्शन लिख डालो शी की, तो मैंने SHE लिया, SHE अभी शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बताया था ना अभी, उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखी 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2, ये रिडक्शन हो गया ना, H+ से H2 में कन्वर्टन, यही तो रिडक्शन होता है। अरे +1 से 0 हो गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके लिए मुझे इक्वेशन बनानी नंस्ट के अकॉर्डिंग, नंस्ट की इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन रेडॉक्स के लिए बना सकते हो और हाफ रिएक्शन के लिए बना सकते हो, हाफ यानी केवल ऑक्सीडेशन के लिए, केवल रिडक्शन के लिए भी नंस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, बना सकते हैं। तो देखो मैं रिडक्शन के लिए बना रहा हूं, ER इक्वल्स टू E0, सर ये तो 0 लिखा हुआ है, तो E0 0 ही तो होता है शी का, अरे बार बार भूल जाते हो बे, E0 0 ही तो होता है, तो ER इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0, ये 0.03 कहां से आ गया सर, 0.06 था, हे भगवान ये 0.06 ही था, n की वैल्यू लगा दी मैंने 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और काट के मैंने 0.03 लिख दिया, डायरेक्ट कौन सी आफत आ गई, एक स्टेप क्या हटा दे, बस बच्चों के झाग आ जाते हैं, बाय गॉड। ER इक्वल्स टू 0 माइनस 0.03 log 1/H+ के ऊपर स्क्वायर और ER इक्वल्स टू -0.03 log H+ के ऊपर -2, देखो नीचे से H+ स्क्वायर को ऊपर ले गया तो माइनस में हो गई पावर, ये तो करते हो, नीचे की वैल्यू को जो ऊपर ले जाती है तो उसकी पावर भी तो माइनस में आ जाती है ना, H+ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, यहां ऊपर गया तो H+ के ऊपर -2 हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको तो सॉल्व कर लो भाई कोड, इसको तो कर लो, इसको सॉल्व, 2 को आगे ले आओ, पी, अब माइनस लॉग एच प्लस बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में, उसको आप पी एच लिख दो, बन जाएगा फॉर्मूला। इट्स ओके, अच्छे से इस पेज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंस इक्वेशन के बाद इन सवालों को और देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, H2 को 2H प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, 2H प्लस को H2 में कन्वर्ट कर रहा है। देखो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है एक हाफ सेल की, ये दूसरे हाफ सेल की दे रखी है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है, ऐसे दिखाते हैं वो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मत समझना पूरी लैंग्वेज लिखी मिलेगी क्वेश्चन की, कई बार इस तरह से शॉर्ट लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करते हैं। आपको सोचना है कि ये और ये दो अलग अलग हाफ सेल की रिएक्शन है, एक में तो H2 से H प्लस बन रहा है, यानी 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, और एक में +1 से 0, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, वो रिडक्शन हाफ सेल हो गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज हो गया, पूरा का पूरा केमिकल सेल बन चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इसको ई सेल का फॉर्मूला चाहिए। हाँ तो दे देंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है, दे देंगे। ई सेल का फॉर्मूला हमको बता तो रखा है आपने, यहां तो ई नॉट सेल लिखते हैं, शाबाश, फिर माइनस लगाते हैं, वेरी गुड, फिर 0.06 लगा देते हैं, बहुत बढ़िया, फिर नीचे एन लिख देते हैं, बहुत अच्छे, फिर यहाँ लॉग लगा देते हैं, शानदार बेटा, फिर इधर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं और इधर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं, वेरी सुंदर, वेरी सुंदर। आता तो है आपको, एक बात है, याद तो है। अरे बच्चे पढ़ रहे हैं भैया, याद क्यों नहीं होगा, बालक पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे सारे। अब देखो इसकी इक्वेशन बनाता हूं, H2 ये तो कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस में, देखो भैया ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, डन, ऐसे ही लिख दिया ना मैंने। इसकी मान रहा है ये प्रेशर P और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान रहा है वो C2, शाबाश। ये हो रहा है रिडक्शन, ये ले लिया मैंने 2H प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ये लिख दिया। अब जैसे जैसे सवाल करे वैसे वैसे लिखो, 2H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये लिख दी मैंने C1, और H2 का प्रेशर वो मान रहा है P डैश। तो सर ये क्या हो रहा है, ये बेटा रिडक्शन हो रहा है। इधर आ जाओ बेटा, हो गया बहुत है ना, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये कंप्लीट रेडॉक्स हो गया। ऐसा सेल जिसमें शी को ही आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज कर लिया और शी को ही आपने रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज कर लिया, मतलब दोनों एक ही चीज, दोनों बीकर में एक जैसा सामान ले लिया। हाँ, ऐसे सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। अगर मैं इधर वाले कंटेनर और इधर वाले बीकर यानी दोनों बीकर्स में सेम कंडीशंस अप्लाई कर दूं, सेम का मतलब क्या है, सेम का मतलब यहां इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन सेम हो सकते हैं, उनकी प्रेशर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी हो। अरे उसको थोड़ी सेम करोगे तब तो फिर सेल काम कैसे करेगा, कोई तो चेंज आना चाहिए। तो ऐसे सेल को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, और ऐसे सेल का ई नॉट सेल हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैथोड भी वही, एनोड भी वही, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेम ही तो रहेगा। अरे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों वैल्यू जब सेम रहेगी तो बेटा 0 ही आएगा ना। अरे भैया सीधी सी बात है, ई नॉट सेल तो 0 ही बनेगा ना उसका, क्योंकि ई नॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन यहां तो कैथोड और एनोड सेम ही ले लिया आपने। मान लो दोनों हाफ बीकर में इधर भी जिंक, इधर भी जिंक, इधर भी जिंक सल्फेट, इधर भी जिंक सल्फेट, तो फिर कैसे आएगा ई नॉट सेल? 0 ही तो आएगा उसका, क्योंकि वो भी जिंक है, ये भी जिंक है, दोनों है तो एक ही मेटल, एक ही चीज के इलेक्ट्रोड, तो दोनों इलेक्ट्रोड जब सेम ही है तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम होगा। सेम में से सेम को घटाओगे तो 0 ही बनेगा ना, याद रखना, पूछ लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल ऑलवेज भी 0। चलो भाई ये 0 हो गया। अब इधर आइए, -0.06 अपॉन 2, देखो बेटा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, H2 से 2H प्लस बन रहा है देखो, और 2H प्लस से H2 बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ये आ गया लॉग।
अब ध्यान रखना प्रोडक्ट साइड कौन कौन है। अगर प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तब तो लिखना उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 स्क्वायर, क्योंकि ये है इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा ना। और H2 दे रखी है गैस, इस गैस का H2 गैस ही तो होती है। अब इस गैस, ये गैस लिख दिया मैंने, H2 गैस, इस गैस का मुझे लेना है पार्शियल प्रेशर, मैंने ले लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। ये तो है प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड वाला आइटम तो लिख दिया मैंने ऊपर, अब रिएक्टेंट साइड वाला नीचे लिखूंगा। ये तो हो गया C1 का स्क्वायर और ये हो गया PH2। लो बेटा चेक कर लो कहां है, ये रहा बाबूजी। ये काट दिया तो 0.03 आ गया माइनस में, लोग आ गया, PH2 डैश आ गया, C2 स्क्वायर आ गया, C1 स्क्वायर नीचे आ गया, PH2 नीचे आ गया, मेरा आंसर आ गया। दे दो 4 नंबर दे दो जल्दी से, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ये हटा दो, हो गया काम। चलो भाई ये सवाल कंप्लीट है। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है तुम्हारा। अरे हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्या दिक्कत है, हमारी तो यही मेहनत हुई है कि भाई पढ़ाना पड़ा है, दोबारा पढ़ाया है हमने, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चों का तो फायदा ज्यादा होगा ना। मेरे बच्चों को अगर इनमें से क्वेश्चन मिल गए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, याद रखोगे बेटा मुझे जिंदगी भर, ठीक है। चलो इधर आ जाइए, अगला सवाल। ये हटा दूं मैं बेटा, है ना, इसको हटा देते, इसको रब करेंगे क्योंकि जगह बनेगी ना, थोड़ा सा साफ दिखेगा। क्या करें, कम समय में मुझे ज्यादा चीजें देनी है ना बेटा, क्या करूं अब, मुझे इसलिए थोड़ा सा एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीप में अब नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आप ही का टाइम खराब होगा। थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा सब बताता जा रहा हूं उनके बारे में, ना। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सब जानते हैं डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव रहेगी और E की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तब ही तो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। तो ये तो सिंपल सी चीज है, आपको याद रहनी चाहिए। डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव, मैंने थर्मो में बताया था, डेल्टा G निगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी है ना, डेल्टा G निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। अब डेल्टा G को निगेटिव रखने के लिए E को पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना। E को अगर निगेटिव ले लोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? तो डेल्टा G तो निगेटिव, E सेल पॉजिटिव, दिस इज द आंसर। हो गया भैया, दे दो भैया 4 नंबर। ये भी खत्म करो, हटाओ जी बाबू जी, जगह खा ले। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत काम का सवाल है, खूब पूछा जाता है भैया, पहले एक बार IIT में भी आया। इसको कहते हैं थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। 2 इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दे देता है और उनसे ही तीसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकलवाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इस टाइप की ट्रिक का इस्तेमाल आप थर्मो में भी करते हैं। 2 इक्वेशन का यूज करके तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड तो ये है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 3 है, 3 वोल्ट जो भी आप मानो। दूसरा इलेक्ट्रोड ये है जिसमें Fe+3 से Fe कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक हाफ सेल ऐसा दे रखा है, एक सेल ऐसा दे रखा है, उसमें 4 मान रखी है वैल्यू। अब ये कह रहा है कि बताओ इन दोनों का इस्तेमाल करके बताओ कि अगर मैं इन दोनों से एक तीसरा इलेक्ट्रोड बनाऊं E0 Fe+3 से Fe+2, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे? देखो भैया, यहां तो Fe+2 से Fe बना रहा है, यहां Fe+3 से Fe बना रहा है, और यहां Fe+3 से Fe+2 बना रहा है। शानदार सवाल है, शानदार सवाल है भाई। मुझे तो सपना आ रहा है कि ये आ सकता है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सवाल। E0 सेल Fe+2 Fe, पहले मैंने इसकी इक्वेशन बना दी। Fe+2 से Fe तक पहुंचने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसे, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। Fe+3 से 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप Fe बना सकते हैं, दूसरी सेल की इक्वेशन बना दी मैंने। अब दोनों इक्वेशन के बाद तीसरा जिसको फाइंड करना है उसकी इक्वेशन बनाओ। Fe+3 से Fe+2 तक पहुंचने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको ही समझना है इस चीज को। तो अब Fe+2 से Fe तक 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के ही जा सकते हो, Fe+3 से Fe तक 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके जा सकते हो, और Fe+3 से Fe+2 जाने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इसमें कौन सी नई बात आ गई? अब ये भी नहीं आता क्या?
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना सब तो दिमाग में लगाओ, ये तो सोचो कम से कम Fe+3 से Fe+2 बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब तीनों इक्वेशन के लिए आप डेल्टा जी का फॉर्मूला सेट कर दो। इसके लिए डेल्टा जी माइनस NFe, इसके लिए डेल्टा जी माइनस NFe, इसके लिए डेल्टा जी माइनस NFe। तो देखो इसका n मिल गया 2, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। F आप जानते हो फैराडे को कहते हैं, और E0 आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में 3, ये 3 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने ऐसे ही किया, डेल्टा जी लिख दिया, n की वैल्यू हो गई 3F4, ये 4 दे रखा था। तीसरी इक्वेशन के लिए मुझे E निकालना है, ये तो निकालना है ना, अरे मुझे ये निकालना है ना, ये तो पूछ रहा है सवाल। अब जरा दिमाग लगा के सोचो, इन दोनों के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। सोचो सोचो, इन दोनों के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। सोचो सोचो बेटा, Fe+2, Fe+3, ये 2, ये 3, ये Fe, ये Fe। एक काम करूं क्या मैं, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा बाबूलाल जी। अरे तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या मैं दूसरी में से पहली को माइनस कर सकता हूं क्या, तभी तो तीसरी आएगी। जरा देखो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, Fe से तो Fe कट जाएगा, ये Fe+2 इधर आ जाएगा। बात तो सही कह रहे हो आप सर, बात तो माननी पड़ेगी आपकी। तो भैया दूसरी में से पहली को माइनस करने पर जब तीसरी मिल रही है तो कर दो ना ये काम, दूसरी में से पहली को कर दो ना माइनस। ये दूसरी की वैल्यू ये रही 12F, ये लिख दिया -12F। ये पहली की वैल्यू हो गई 3 × 2 6F, ये मैंने यहां लिख दिया। और ये तीसरी आ गई -FE3। अब F से F को काट डालो, E3 निकल के आ जाएगा तुम्हारे सामने, भी चौड़े में आंसर आ जाएगा। और ये रहा तुम्हारा चौड़े में आंसर +6, और ये रहे तुम्हारे 4 नंबर। लो बेटा 4 नंबर नीट में, ये लो। कैसा महसूस कर रहे हो, लिखो हल्का। अब अगला सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था ना ECC और ELC में आपको डिफरेंस बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम से लग रहा है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक करंट देके लाइसिस करेंगे, वहां पे डिकम्पोज करेंगे किसी को। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। पहला डिफरेंस सब आता है आपको, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। मैं उन्हीं चीजों को रिवाइज करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की चीजें वैसे तो भैया समझे, लेकिन अब सारी चीज पढ़ाऊंगा तो तुम ही कह दोगे अरे सर क्या कर रहे हो, पूरा पढ़ रखा है आपने। तो मैं वो जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो मुझे लग रहा है इस बार आएगी, मैं उनका रिवीजन करा रहा हूं। इसमें 2 हाफ सेल होते हैं, एक इधर एक इधर, 2 बीकर होते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा होता है। इसमें एक ही सेल होता है, उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, उसी में एनोड लटका दो, उसी में कैथोड लटका दो, ऊपर बैटरी लगा दो। ओके, ये स्पॉन्टेनियस सेल है। स्पॉन्टेनियस यानी कि सेल्फ अपने आप काम करता है। और यहां भैया करंट देना पड़ता है, बिजली देनी पड़ती है। बिजली देता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होता रहेगा। बिजली बंद, इलेक्ट्रोलाइसिस बंद। इसका स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव, इसका ई सेल पॉजिटिव, अभी बताया था मैंने। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल नेगेटिव। सब आता है आपको, बस इनको देख लेना एक बार। इसमें ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, ओ माय गॉड, और इसका रिडक्शन कैथोड पर, तो ओ माय गॉड। और सर इसका बेटा, इसका भी उसी पे होता है। ऑक्सीडेशन तो हमेशा एनोड पे ही होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, चाहे ईसीसी हो चाहे ईएलसी हो। बस फर्क इतना सा है, यहां पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज बनता है, यहां एनोड पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। यहां कैथोड पॉजिटिव होता है और यहां कैथोड नेगेटिव होता है, ये डिफरेंस होता है। यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, यहां भी इलेक्ट्रॉन फ्लो तो एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा, क्योंकि एनोड पे ही तो इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना कैथोड की तरफ। तो एनोड से कैथोड पे ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बस फर्क इतना है, यहाँ निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर, यहाँ पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की ओर, क्योंकि यहाँ एनोड निगेटिव बोला था ना भी आपने, और यहाँ एनोड आपने पॉजिटिव बोला था।
समझते नहीं किसी बात को। अब इस सवाल को देख लेना, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट से भी ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर है। कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और उसका डिकम्पोजिशन कराएं तो एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा, वो सवाल है। सर इसमें इंपॉर्टेंट जैसी कौन सी बात है? सबको पता है एनोड पर नेगेटिव जाते हैं और कैथोड पर पॉजिटिव आयन जाते हैं, इसमें आप इतना क्यों इतरा रहे हो सर? अरे मैं इतरा नहीं रहा, मैं ये समझा रहा हूं कि कई बार क्या होता है, ये तो मान ली मैंने कि एनोड पर एनायन जाते हैं, कैथोड पर कैटायन जाते हैं। अगर मान ले तेरे पास दो तो कैटायन और दो एनायन हो, अब कैसे पता लगाएगा? दोनों में से जाएगा तो एक ही ना भाई, दो कैटायन है दो एनायन, ये एनोड लटका हुआ ये कैथोड लटका, अब दो कैटायन में से एक कैटायन जाएगा ना कैथोड पर, और दो एनायन में से एक एनायन ही तो एनोड पर जाएगा, तो उन दोनों में से कौन जाएगा बेटा? ये है इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा तुमसे। अब सुनो, ये कह रहा है कि एक्वस AgNO3 लिया मैंने और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया सेल के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कैथोड पर तो कौन गया, एनोड पर कौन गया? अरे तो AgNO3 तो लिया है, भेज दो ना Ag को और NO3 को, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बेटा आगे देख, एक्वस भी लिखा है, पानी है उसमें, पानी। अब कुछ नहीं बेटा, समझ। अब जब पानी है ना उसके अंदर, तो फिर तो पानी भी डिसोसिएट होगा। मतलब तू करंट दे के AgNO3 को तो डिसोसिएट कर रहा है, पानी क्या वहां खड़ा रहेगा करंट में? पानी कुछ नहीं करेगा, पानी नहीं टूटेगा क्या? पानी का भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब भैया Ag टूट गया, AgNO3 टूट गया Ag और NO3 में, और H2O टूट गया H और OH में। अब समस्या आ गई कि एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा, क्योंकि लड़ाई हो रही है इन दोनों में कि मैं जाऊं, और ये कह रहे कि नहीं मैं जाऊंगा। अब दोनों में से कोई एक ही तो जाएगा। कॉन्सेप्ट सुन लो, कॉन्सेप्ट बता रखा है, पहले ही बता रखा है मैंने यार, क्या कॉन्सेप्ट सुन लो, मैं खुद थक गया तुमको वो कॉन्सेप्ट बताते बताते। ऊपर वाले अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ? कैटायंस में तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं और एनायंस में नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। याद करो, ये बताया था ECS में। तो बेटा Ag और H में तुमको वो गाना सिखाया था ना मैंने, अरे तुमको गाना सिखाया था कि नहीं मैंने? लेके बस काला नाग मजनू आला, बस हो गया। Ag और H में से कौन ऊपर और कौन नीचे है? कौन ऊपर कौन नीचे? सर H तो ऊपर था, Ag नीचे था, तो जो ऊपर था वो थोड़ी जाएगा, नीचे वाले को धक्का मार के भेज देगा H। किसको? Ag को भेज देगा। चल भाई निकल, चल निकल, तू तो जा कैथोड पे, बाबूजी Ag तो चले गए कैथोड पे। अरे कुछ आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अब इन दोनों की लड़ाई, ये ऑर्डर मैंने लिखाया था वहां पे, एक दो आयन और जोड़ दिए मैंने, OH NO3 SO3, ये भी याद रखना। इसी ऑर्डर में था ना ECS में, नीचे नीचे F थी ना, और चली पटाखा आओ फिर, और चली पटाखा आओ फिर F नीचे नीचे था। देखो नीचे वाला एनायन अपने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, धक्का मार, चल निकल सॉल्यूशन में से बाहर और पहुंच जा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो भैया NO3 और OH में से कौन नीचे कौन ऊपर? सर NO3 नीचे है और OH ऊपर है, तो NO3 तो सॉल्यूशन में रहेगा और OH को धक्का मार के सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। इधर से Ag गई, इधर से OH गई, ये गई एनोड पे, वो गया कैथोड पे, तो कैथोड पे तो मिलेगा Ag और एनोड पे मिलेगा OH, OH जो कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। आंसर आ गया ये। अब इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, पीएच बताओ सॉल्यूशन की, पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भैया ये तो चला गया कैथोड पे, ये चला गया एनोड पे, अब बताओ सॉल्यूशन में कौन बचा? हे भगवान, सॉल्यूशन में तो HNO3 बच रहा है। कौन होता है HNO3? नहीं, कौन होता है HNO3? एसिड होता है कि नहीं होता?
नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है भैया, HNO3 को नहीं जानते, नाइट्रिक एसिड को एसिड ही तो होता है। एसिड होता है तो एसिड की पीएच कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है सर, इसका मतलब पीएच डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। पीएच पूछे तो पीएच बता देना, एनोड कैथोड पे कौन गया तो ये बता देना, और ये ऑर्डर रट लेना आप साथ में, ठीक है। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जब भी आपको करंट दे रखा हो, करंट सप्लाई दे रखी हो कि भाई इतने टाइम तक करंट सप्लाई हो रही है या इतना चार्ज सप्लाई किया गया है, बताओ कितना मास डिपॉजिट होगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इस टाइप का जब भी सवाल मिले ना आपको सेल से रिलेटेड, समझ जाना हमें इस ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और ये मान के चलिए कि एक सवाल इससे जरूर आएगा इस बार, ये मान लीजिए आप, मैं गारंटी देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। ये सवाल मैंने जो है कंडक्टेंस से लिया है, फैराडे के लॉ से लिया है। अब देखो इसको, फैराडे के आपको पता है कि 2 लॉ उसने दिए थे। अब देखो मैं उनके बारे में तो इतना एक्सप्लेनेशन करूंगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है फैराडे के कौन कौन से लॉज थे। मैं बस वो चीज आपको बता रहा हूं जो इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना, एक एक चीज को याद कर लेना। देखो एक्स्ट्रा बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बिल्कुल पढ़िए, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन पहले इन पे ध्यान देना बेटा। देखो बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इन पे ज्यादा फोकस करना, औरों पे भी करो, मना नहीं है, लेकिन इनको तो करना ही है। ये मान के चलो भाई इनको तो हमको करना है, साफ बात है, इनको तो हमें करना है, ये ध्यान रखो दिमाग में। क्वेश्चन पहला है, 965 कूलम चार्ज इज पास्ड इफ करंट एफिशिएंसी इज 80%, देन कैलकुलेट ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल यानी कि सिल्वर का मास चाहिए। देखो एक फॉर्मूला है जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है ना, उससे निकलता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ साफ साफ आपको पता है कि फैराडे का फर्स्ट लॉ इसी से बना हुआ है। देखो यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, कि भाई जितना चार्ज आप देंगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा। ये फैराडे का लॉ है, सीधा सा लॉ है, उसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि सेल से कोई सवाल आता है, सेल से कोई सवाल आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कोई सवाल आता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर फैराडे के लॉ का इस्तेमाल कर रहा है। अब सेल के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट जब निकलवाए ना, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंटिक वेट, एनवी, मोलैरिटी, क्यू यानी चार्ज, आई, टी, जब भी आपको करंट दे रखा हो, करंट सप्लाई दे रखी हो कि भाई इतने टाइम तक करंट सप्लाई हो रही है या इतना चार्ज सप्लाई किया गया, बताओ कितना मास डिपॉजिट होगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इस टाइप का जब भी सवाल मिले ना आपको सेल से रिलेटेड, समझ जाना हमें इस ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और ये मान के चलिए कि एक सवाल इससे जरूर आएगा इस बार, ये मान लीजिए आप, मैं गारंटी देता हूं आपको। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरी चीज, दो कंटेनर ले लिए, मान लो इसको या 2-3 सेल को एक साथ एक सीरीज में जोड़ दिया, और उनके लिए पूछा जा रहा है, तो हर सीरीज के अंदर हर सेल का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोड क्यों ना हो, चाहे इस सेल का कैथोड एनोड हो, चाहे इस सेल का कैथोड एनोड हो, चाहे इस सेल का कैथोड एनोड हो, सब पे ग्राम इक्विवेलेंट सेम आएगा, तभी तो सेल कंप्लीट रिएक्शन कर पा रहा है ना। ये वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है जैसा आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी एक रिएक्शन कंप्लीटली होती है, फुली कंप्लीट रिएक्शन जब कंप्लीट पूरी तरह से हो जाती है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सेम। वैसा ही वैसा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो 2 सेल दे रखे हैं, तो M1/E1 इक्वल्स टू M2/E2 लगा देना, ये N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगा देना, या I1T1 इक्वल्स टू I2T2 लगा देना, 96500 तो कट जाएगा। तो ऐसे भी आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा। नंबर ऑफ फैराडे पूछ सकता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। देखो भैया मैं इतना ज्यादा तो अब समझाऊंगा नहीं, मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। ये सारी चीज तो हमें भी आती है, बिल्कुल आपको आती है। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि इसको रट लेना, सीधी सी बात है। एक सवाल आ रहा है इसमें से, अब मानना ना मानना तो देखो आपके हाथ में, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मान लेंगे
तो भी अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है आप क्या करना चाह रहे हैं। इसको याद कर लेना। सवाल का तरीका इसमें से कोई भी हो सकता है, वो IT/96500 यूज कर सकता है, वो ZIT यूज कर सकता है, वो Q/96500, वो कोई भी चीज यूज कर सकता है इसमें से। चाहे दो सेल को लेके दोनों सेल के लिए कंपैरेटिवली पूछ सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन आएगा इसी में से, ये गारंटी। ठीक है, सवाल को कर लिया मैंने। अब सवाल साफ दिख रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास, तो भैया मास कैसे निकलेगा, जो जो चीज दे रखी है वो चेक कर लो। देखो एक तो मुझे क्यू दे रखा है इसने, मैंने ये तो बोला था जो जो दे रखा है उसको आप डिनोट कर दीजिए, एक बार उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, फिर आपको सवाल में क्या फॉर्मूला पुट करना है ये समझ में आ जाएगा। ये इसने एफिशिएंसी 80% की, भाई जितना चार्ज दिया उसका 80% ही काम में लेना है आपको। देन कॉल कैलकुलेट ग्राम। अभी देखो मास पूछ रहा है, अब सोचो आप दिमाग में, सिल्वर आपको नाम दे रखा है, सिल्वर नाम देने का मतलब आपको इक्विवेलेंटिक वेट दे दिया उसने। अरे सिल्वर की वैलेंसी Ag+1 ही तो होती है, +1 ही तो होती है, तो इसका इक्विवेलेंटिक वेट आ गया सामने, तो साफ नजर आ रहा है M/E Q/96500 वाला फॉर्मूला लगाना है। लगाइए फॉर्मूला, कैलकुलेट कीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मेरा मकसद ये सवाल समझाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि ये इस टाइप का सवाल आ रहा है। इस क्लास का मकसद तो समझिए आप, आपके पास इतना सारा इतना बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप इतना बड़ा करते हैं, जब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता क्या कि यार मैं इसमें से क्या क्या करूं, क्या क्या छोड़ू यार, इतना कैसे करूंगा, 20 पेज का चैप्टर है, 30 पेज का चैप्टर है, इतने सारे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है, ये है, इतना कुछ, जितने भी हमको कोचिंग से या हमारे ट्यूशन से या हमारे स्कूल से या हमारे टीचर ने जो भी हमें नोट्स दिए उनमें इतने सारे सवाल है। क्या दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता कि मैं क्या करूं, क्या छोड़ू, कितना करूं यार, इतना टाइम तो वैसे ही कम रह गया। तो ऐसे समय के लिए आपको ये क्वेश्चन बड़ी हेल्प करेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप का सवाल इस बार आने के चांस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ा रहा हूं मैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution the equivalentic conductance of Al+3 and SO4-2 are 189 and 160 per ohm centimeter square gram equivalent. Then calculate the equivalentic conductivity at infinite dilute ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। यानी कि एक सॉल्यूशन दिया है आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और आपसे वो पूछ रहा है इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए, आपको टोटल इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कौन सी जोड़नी है, कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी को जोड़ दोगे तो आपको सॉल्यूशन की इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी। अब यहां सवाल में देखिए, यहां करता है वो गड़बड़, यहां लोचा होता है। वो इक्विवेलेंटिक कंडक्टेंस दे रहा है और इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तब तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दीजिए, काम खत्म। लेकिन समस्या क्या आती है, कभी वो मोलर कंडक्टिविटी देके इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी पूछ लेता है, कभी मोलर कंडक्टिविटी देके मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेता है, कभी इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी देके मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी का रिलेशन होता है। ये मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से आती है, और वैलेंसी फैक्टर का मतलब है कैटायन पे लगा हुआ चार्ज और एनायन पे लगा हुआ चार्ज, ये इनके वैलेंसी फैक्टर होते हैं। अब मान लो मैंने एक कंडीशन लिख रखी है, इफ मोलर कंडक्टिविटी गिवन इन क्वेश्चन एंड लैम्बडा m इनफाइनाइट पूछी जा रही हो तो क्या करें। अगर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा हो, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, कंप्लीट मोल्स के लिए निकाली जाती है कि Al2SO4 होल थ्राइस में कितने मोल तो Al था, कितने मोल सल्फाइड था, यानी कि सल्फेट कितना और एल्यूमिनियम कितना। 2 Al थे तो 2 के लिए निकाला, 3 SO4 थे तो 3 सल्फेट आयन के लिए निकाला और दोनों को जोड़ दिया। यही तो कर रहा हूं मैं, यहां भी तो यही कह रहा हूं मैं, यही तो किया है मैंने, देख लो ना, यही तो फॉर्मूला लगाया मैंने। तो मोलर कंडक्टिविटी देके मोलर कंडक्टेंस पूछे तो आप जितने Al थे, जितने सल्फेट थे, उन सब के लिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, टोटल करेंगे, तब आंसर आएगा। इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी देके इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी पूछे तो डायरेक्ट आप उनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया 349। लगा लोगे ना, सिंपल सा प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना होता है कि सवाल में क्या तो दे रखा है और क्या पूछ रहा है। इक्विवेलेंटिक कंडक्टिविटी देके इक्विवेलेंटिक कंडक्टेंस पूछेगा तो आप आराम से जोड़ के आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, कर लोगे।
बिल्कुल इजी सवाल है, बस ध्यान रखने की बात है कि दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। हम क्या करते हैं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है और हम जोड़ देते हैं उनको, तो कहां से आंसर आएगा भाई? पहले मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में तो कन्वर्ट कर दा, मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करो, फिर उन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज को जोड़ो, तब जाके आपको सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगी एट इनफाइनाइट डायलेशन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? छोटी छोटी बात है, हालांकि आती है आपको, मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप मेरे कहने से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ये आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, या तो ये इस टाइप का आएगा या इस टाइप का आएगा। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज इधर मैं और बता दूं, देखो सेल्फ इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड या अटैक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इम्प्योर मेटल का तो एनोड बना देते हैं, उसी का प्योर मेटल लेके कैथोड बना देते हैं ना, तो वो सेल्फ या अटैक्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है। मुझे पता है आपको आता है, सुन लो, फिर भी सुन लो, आप सुन लो मेरी बात को, आपको लगे कि बेकार है तो छोड़ देना है ना, लेकिन आप एक बार देख लेना इसको। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा, आप घबराओ मत, मैं समझा नहीं रहा, आपको आता है, आप चिंता मत करो, मैं समझा नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे मान लो इम्प्योर कॉपर है, मुझे उसको प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है, और उस मेटल, हालांकि मेटलर्जी में बहुत सारे तरीके होते हैं, मेटलर्जी में कई स्टेप्स के बाद जाके मेटल को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्योर मेटल में, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है। जब बहुत कम इंप्योरिटीज को दूर करने की बात आती है तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाया जाता है। इम्प्योर मेटल का तो एनोड बना देते हैं, प्योर का कैथोड बना लेते हैं। अब होता क्या, इम्प्योर मेटल में से निकल निकल के कॉपर और इस पे जमा होने लगता है, इस पे से निकल निकल के इसमें जमा हो रहा है। कैसे? यहां से सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से कॉपर निकल के इसमें आएगा, यानी कि अदला बदली चलते रहते, इधर से निकल के इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से निकल के इसमें। धीरे धीरे कॉपर का जो इम्प्योर एनोड था वो तो पतला हो जाता है, सूख जाता है, और ये मोटा होके शुद्ध कॉपर, प्योर कॉपर इस पे जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब देखो, डिस्चार्ज क्वांटिटी जितनी होगी उतना ही डिपोजिशन क्वांटिटी होगी, साफ बात है। यहां से निकल के जितना निकलेगा उतना ही जमा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सॉल्यूशन में पड़ा है, घूम रहे हैं भाई, बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इधर से कॉपर निकलेगा जितना, उतना ही इधर कॉपर जमा हो जाएगा। यही तो था फैराडे का लॉ भी। कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ, सब जान रहे हैं आप। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, आपको पता है, बस मैं आपको उन चीजों की तरफ फोकस करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट। मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड में दोनों इलेक्ट्रोड मरकरी के लिए जाते हैं। अब एक्वस NaCl जब होता है ना, NaCl, एक्वस NaCl, अब एक्वस NaCl में एक परेशानी आती है, NaCl तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, एक्वस यानी पानी जो है वो H+ और OH- में टूट जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एनोड यानी कैथोड पर सोडियम मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सोडियम की जगह H चली जाती। समझ में आ रही? तो इसलिए मुझे मरकरी के इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो मरकरी के इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, मरकरी के इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ये Na है ना, इसको खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मरकरी के साथ Na की अच्छी पटती है, अच्छी पटती है, मतलब अच्छी एफिनिटी रहती है इसके साथ, तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है उसके। Na+ goes in place of H+ because it is more reactive with Hg, और Rp of Na इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू Hg। तो Hg क्या करती है, सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देती है, और H+ से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और वो जाकर सीधा इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। ये तरीका होता है इसका। एनोड पर Cl- पहुंचा, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, कैथोड पर Na पहुंच गया, Na मिल गया, आराम से आपको मिल जाता है एनोड कैथोड पर Na। क्योंकि Na को कौन खींच लेता है, Hg खींच लेता है, सोडियम अमलगम बना लेता है। अमलगम बनने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, आपको NH और H2 मिल जाएगा। मतलब ये तरीका है सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से। ये मरकरी इलेक्ट्रोड है। मोलर कंडक्टेंस मैंने बता दिया। एक अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ कंडक्टिविटी आपको आती बेटा, बिल्कुल आती, मैं जानता हूं, बस एक बार मेरे कहने से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस बन रहे हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कंडक्टिविटी, देखो कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट करती है, जैसे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब आयनों का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कहां से ज्यादा होगी, वो तो बंधे रहेंगे एक दूसरे से, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, मोबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जितना पोलर होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, अपोज जितना ज्यादा होगा, उसके बहने की प्रॉपर्टी जितनी कम होगी, उतना ही उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी।
भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम में जो है आयंस कम रह जाते हैं। पानी पानी भर दिया आपने, इतना डाइल्यूट कर दिया तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कई बार पूछ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वैसे तो देखो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी एक तरीका है, सी कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्बडा और इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्बडा का जो रेशियो होता है वो अल्फा होता है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको सब आती है, लेकिन एक बार मेरे कहने से इनको देख लेना मेरा बच्चा, एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं आए तो बात करेंगे, नहीं आए तो बताना मुझे, और आ जाए तो भी बता देना, आएगा इसमें से। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल मैं जानता हूं बच्चे बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हमारी काम की चीजें रह जाती हैं। अब वो काम की चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की सभा समाप्त करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने वाली, लेकिन एक छोटी सी चीज और बता दूं, सेल देख लेना बेटा एक बार। आप सेल में आपको 4 चीजों पे फोकस करना है। सेल की रिएक्शन याद करना, सेल की स्ट्रक्चर कि एनोड कौन बनाया था, उसमें कैथोड किसको लिया था, कौन सा पेस्ट भरा था, कौन क्या भरा था, ये एनोड और कैथोड किस किस के बने हैं वो याद रख लेना। और सेल का पोटेंशियल कि भाई इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है या 1.2 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, जो भी है, जो वोल्टेज है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी। सेल की 3-4 सेल आपके कोर्स में थ्योरी है, इसलिए आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, 1-2 रीडिंग करके याद कर लोगे। सेल से भी सवाल आते हैं, खूब आए हैं, खूब पूछे जा रहे हैं। आ रही बात समझे? चलो इसी के साथ अब मैं आज की सभा समाप्त करता हूं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।